एक गांव की लड़की, एक किसान की बेटी जब एक मेडिकल कॉलेज में जाती है, यूट्यूब करती है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनती है। देन मेरी बुआ ने जब मुझे कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरे पापा बहुत तेज रो रहे हैं, जितने भी तुम्हारे सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स होते हैं उनकी आंखें सिर्फ तुम पे होती है, क्योंकि वो तो सिर्फ ताने मारने के लिए बैठे होते हैं कि तुम्हारा नहीं हुआ तो वो रेडी हैं बोलने के लिए। उन्हें लगा कि मैं थोड़ी गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ या फिर मेरे मेरी संगति गलत हो गई है दिल्ली में जाके, मेरे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं है। तो तब मुझे ऐसा लगा कि आई फेल्ट कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन एंड नम। जैसे ही मैं फॉर्मूला रिवाइज करने लगी मुझे कुछ रिकॉल नहीं हो रहा था। अब इस सिचुएशन में तुम पैनिक ही करोगे ऑब्वियसली। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुषी चौधरी है और मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही छोटे जिले में एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एक किसान हैं और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है। तो आज आप सबके सामने मैं अपनी नीट की 2 ड्रॉप ईयर की जर्नी शेयर करने वाली हूँ। डॉक्टर बनने का सपना मैंने भी अपने बचपन में देखा है, लेकिन वो कहते हैं ना, अगर तुम्हारे साथ फैमिली और परिवार का सपोर्ट हो तो तुम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। मैंने अपने पेरेंट्स को अपना सपना जीते हुए देखा है, अपने पापा को खुद से ज्यादा मेहनत करते हुए देखा है, अपनी मम्मी को रातों की नींद चैन त्याग कर मेरी परवाह करते हुए देखा है। मेरी पूरी लाइफ मेरे इस सपने के अराउंड है। तो आइए मेरे सपने की सच्चाई जानने के लिए, मेरे सपने की हकीकत जानने के लिए, कैसे मैंने अपने स्ट्रगल को रियलिटी में कन्वर्ट किया और कैसे मैं एक मेडिकल स्टूडेंट बन पाई, उसकी सच्चाई को जानने के लिए चलते हैं मेरे बचपन में। बचपन से ही मेरी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे मेरे मम्मी पापा डिसाइड करते हैं कि वो मुझे एक बेहतर और कामयाब इंसान बनाएंगे। तो इसी करके उन्होंने मेरी स्कूलिंग कराने के लिए मेरे को एक आईसीएसई स्कूल में एडमिशन करा दिया। क्लास नर्सरी से क्लास 10 तक की स्कूलिंग मेरी एक आईसीएसई स्कूल में हुई है। आईसीएसई स्कूल मेरे घर से लगभग 1 घंटे के डिस्टेंस पे था, तो मेरे पापा रोज अप डाउन करते थे। पहले मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, फिर स्कूल से लेने आते थे। तो मेरी नर्सरी से क्लास 10 तक की पढ़ाई ऐसे ही चली है। मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन 6th क्लास वाज द मेजर सेटबैक फॉर मी। 6th क्लास में मैंने एक चीज नोटिस करी कि मेरा मैथ्स एक बहुत ही वीक सब्जेक्ट है। मेरे पास बहुत कम रिसोर्सेज थे, ट्यूशंस नहीं थे, क्योंकि मैंने जैसे कि तुम्हें बताया मेरा घर गाँव से बिलोंग करता है। ट्यूशंस की कमी होने के कारण मैं मैथ्स में फेल हो गई। 6th क्लास का रिजल्ट और तुम मैथ्स में फेल हो चुके हो। तुम्हारे पास पेरेंट्स का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, तुम क्लास में एक स्टूडियस बच्चे हो और फिर तुम अगर फेल हो जाते हो तो तुम्हारे पास एक लूजर का टैग लग जाता है। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मुझे मैथ्स को ही अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना है। तो इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स से कन्फ्रंट किया, अपने पेरेंट्स से ये चीज डिस्कस करी और मैंने अपने पापा को बोला कि पापा अब मुझे ट्यूशन चाहिए, अब मुझे अपना मैथ्स का ट्यूशन लगाना है। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरा इसमें फुल सपोर्ट किया। ट्यूशन हालांकि मेरे घर से आधे घंटे के डिस्टेंस पे था, लेकिन मेरे पापा मुझे स्कूल के बाद रोज ट्यूशन लेके जाते थे, ट्यूशन से लेके आते थे। क्लास 10th के रिजल्ट के बाद बारी आती है स्ट्रीम चूज करने की। तो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि बचपन से ही डिसाइडेड था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैंने बायोलॉजी एज अ स्ट्रीम चूज किया एंड मैंने अपना जो स्कूल था वो सीबीएसई से आईसीएसई में चेंज कर लिया। अब सीबीएसई स्कूल है, वो भी मेरे घर से थोड़ा दूर है, लेकिन हमारे तब गाँव में बस आने लग गई। तो मेरे पेरेंट्स को थोड़ा सा रिलीफ हो गया। उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे ट्रस्ट करके स्कूटी दिलाई कि मैं अपने सारे ट्यूशंस कर सकूं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पे हमें इतनी नॉलेज नहीं थी और पर्सनली मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी। मेरे पास ऐसी कोई गाइडेंस नहीं थी, अप्रोच नहीं थी कि मुझे पता चले कि नीट होता क्या है, तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए क्या एग्जाम देना पड़ता है और क्या अप्रोच और क्या गाइडेंस होनी चाहिए। तो मैंने नॉर्मल अपनी स्कूलिंग कंटिन्यू करी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि अभी तू अपनी 11th-12th पे ध्यान दे, उसके बाद हम 12th के बाद तेरी एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कराएंगे। तो ऐसे ही मेरी पूरी 11th-12th निकल गई एंड 12th में आई स्कोर 96.2%। 12th के रिजल्ट की जितनी खुशी थी मुझे उतनी ही अपने फ्यूचर की टेंशन थी, क्योंकि जैसे ही मेरा क्लास 12th का रिजल्ट आता है हमारा लॉकडाउन लग चुका था। मेरा ऑफलाइन कोचिंग जाने का सपना टूट चुका था। अब मेरे पास ना कोई गाइडेंस है, ना मेरा कोई सीनियर ने नीट क्लियर किया है, ना मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर है, मेरे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं है। तो तब मुझे ऐसा लगा कि आई फेल्ट कम्प्लीटली हार्ट ब्रोकन एंड नम कि अब मैं क्या करूंगी। ऑफलाइन कोचिंग बंद है, उस टाइम पे ऑनलाइन का भी इतना जमाना नहीं था। जो अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स खुले हैं वो सब कोविड के बाद ही आए हैं। अभी आप खोलेंगे यूट्यूबर्स की लिस्ट तो आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन उस टाइम पे अगर आप डालोगे तो आपको इतनी लेक्चर्स और इतनी गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने अपनी नीट की तैयारी शुरू करी। तो धीरे धीरे मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। इनिशियली के 2-3 महीने तो मुझे ये समझने में ही लग गए कि मुझे अपनी नीट की प्रिपरेशन एक्स्ट्रा बुक से करनी है या फिर एनसीईआरटी से करनी है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, बट स्टिल मैंने थोड़े लेक्चर्स देखने स्टार्ट किए। मैंने थोड़ी बायो के एनसीईआरटी पढ़ना चालू किया। केमिस्ट्री में थोड़े फॉर्मूलाज से लेकर के मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट किया। बट दिस वाज नॉट इनफ टू क्लियर नीट, क्योंकि नीट एग्जाम में 20 लाख के करीब बच्चे बैठते हैं
और तुम्हारा कंपटीशन खुद से नहीं है। जब तुम एक क्लासरूम में होते हो और क्लासरूम के टॉपर होते हो तो लगभग सिर्फ तुम्हारा कंपटीशन 50 बच्चों से होता है, लेकिन जब तुम नीट की परीक्षा में बैठते हो तब होता है असली कंपटीशन, जहां पे 20 से 25 लाख बच्चे, तुम्हारे जैसे बच्चे जो तुमसे बेटर कोचिंग, बेटर रिसोर्सेज में पढ़ रहे हैं, उनके साथ तुम्हें कम्पीट करना होता है। तो मैं थोड़ा नर्वस भी हो जाती थी कई बार, लेकिन माय पेरेंट्स यूज्ड टू ऑलवेज मोटिवेट मी कि नहीं तू कर लेगी। धीरे धीरे सितंबर आया और मैंने अपनी प्रिपरेशन करनी पहले से ही चालू कर दी थी, लेकिन सितंबर के मंथ तक मैंने अपनी फिजिक्स बिल्कुल भी टच नहीं करी थी। और मेरा तब मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, उसका पार्ट कंप्लीशन टेस्ट था और उस टेस्ट में आप यकीन नहीं मानेंगे मेरा स्कोर था 365 विद 180 इन बायोलॉजी एंड मेरे फिजिक्स में सिर्फ 30-40 नंबर थे 180 में से। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए नीट है ही नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, पेरेंट्स का सपोर्ट तो था लेकिन फिर मैं अपने घर से कोचिंग टेस्ट कुछ भी नहीं था। तो तब मैंने डिसाइड किया उस दिन कि अब मुझे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, जो चीजें, जो रिसोर्सेज मैं फॉलो कर रही हूँ मुझे उन्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक्सेप्ट करना था कि मेरा स्कोर ये आया है और उसको एनालाइज करना था कि मैं कहाँ पे गलतियां कर रही हूँ। तो वही मैंने एनालिसिस स्टार्ट करी, तो मैंने नोटिस किया कि मैं बायोलॉजी में बहुत ज्यादा कोचिंग के मॉड्यूल्स पे फोकस कर रही हूँ एंड साथ में एनसीईआरटी पे फोकस नहीं कर रही हूँ। तो फिर मैंने अपना एनसीईआरटी पे फोकस करना स्टार्ट किया। जैसे कि फिजिक्स से बहुत बच्चों को डर लगता है, मेरा भी फिजिक्स से वैसा ही फोबिया था। जब भी मैं फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठती थी दिन में, जहां पे तुम्हें 100 से 200 फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, मैं 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इसी पर अटक जाती थी। जैसे कि मैं फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मुझे क्वेश्चन तो आता नहीं था, फिर मैं गूगल पे उसका सोल्यूशन देखती थी और फिर उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करती थी कि ताकि मैं अगली बार अगर उसको प्रैक्टिस करूँ तो मैं अपनी कॉपी में सोल्यूशन देख सकूं। इस प्रोसीजर में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने इसको कट डाउन किया और फिर मैंने धीरे धीरे फिजिक्स पढ़नी ही छोड़ दी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ये टाइम अपना बायोलॉजी और केमिस्ट्री को दूंगी तो वो मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स बन जाएंगे और एंड में अगर मैं 100-110 भी फिजिक्स में लेके आ रही हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी अप्रोच गलत थी कि मैं फिजिक्स को साइडलाइन कर रही थी और अपना केमिस्ट्री बायो पे फोकस कर रही थी। ऐसे ही मार्च अप्रैल का मंथ आया एंड मार्च एंड अप्रैल में नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स रिलीज हो गए थे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स रिलीज होना यानी सिर्फ नीट में 3-4 महीने बाकी। उस टाइम पे तुम्हारा प्रेशर इतना डबल हो जाता है कि तुम्हें अब रिवाइज भी करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है और साथ ही में तुम्हारी फिजिक्स भी इनकम्प्लीट है। तो दैट वाज कि मुझे उस टाइम पे खुद को ज्यादा पुश करना पड़ेगा तभी मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। लेकिन मैंने धीरे धीरे एक चीज नोटिस करी, मैंने अपने जैसे सिटिंग आवर्स बढ़ाए तो मैंने नोटिस किया कि धीरे धीरे मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर भी इंप्रूव हो रहा है। जैसे मेरे मॉक टेस्ट में पहले 350 के करीब मार्क्स आ रहे थे, धीरे धीरे मेरे मॉक टेस्ट में 400, 450, 500 तक भी मार्क्स आए। ऐसे ही मेरी प्रिपरेशन चलती रही। हमारा नीट का एग्जाम होना था September 12, 2021 एंड इन द मंथ ऑफ अगस्त, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सुबह बैठी हुई थी एंड मैं ऐसे ही रैंडमली पढ़ रही थी, मेरे सर में अचानक से बहुत तेज दर्द हुआ एंड जैसे जैसे दिन पास होता गया मेरे दर्द की सीवियरिटी बढ़ती गई। इनिशियली मैंने इसको इग्नोर किया एंड मैंने सोचा कि मैं शायद एग्जाम की वजह से वरीड हूँ या फिर मैं पैनिक हो रही हूँ, इस वजह से हो रहा होगा। देन मैंने इनिशियली के डेज 7-8 डेज इसको मैं इग्नोर करती रही, लेकिन एक दिन ये बहुत ज्यादा सीवियर हो गया। देन आई आस्क्ड माय फादर टू सी अ डॉक्टर। फिर मैं और पापा डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने मेरे को डायग्नोज किया विद डीएनएस कंडीशन, दैट इज डिविएटेड नेजल सेप्टम। इससे क्या होता है, तुम्हारे एनवायरनमेंट में कोई भी एलर्जिक सिम्टम्स है तो तुम इजीली कैच कर सकते हो और तुम बहुत इजीली कॉमन कोल्ड और तुम्हें हेडेक होगा। देन मैंने मेडिकेशंस ली, मेरी कंडीशन नॉर्मल हो गई। नीट से कुछ दिन पहले मैंने अपनी तैयारी को बहुत मेहनत से किया, मैंने मॉक टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया, लेकिन यहाँ पे सबसे गलत बात ये थी कि जहाँ पे मेरे को हर दिन एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, वहीं पे नीट के जस्ट पहले 1 महीने पहले मैंने कोशिश की कि मैं सिर्फ हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट दूं। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे मॉक टेस्ट तुम हर दिन दो। जब नीट से तुम पहले अपनी तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें हर दिन मॉक टेस्ट देना है। तो मेरी गलती यही रही है कि मैं हर दिन एक मॉक टेस्ट ना देके हफ्ते में सिर्फ 2-3 मॉक टेस्ट देती थी एंड मैं उनका ढंग से एनालिसिस भी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं टेस्ट का स्कोर अपने पेरेंट्स को बताऊंगी तो वो थोड़ा डिमोटिवेट हो गए और मेरे को भी डिमोटिवेशन वाला फैक्टर फील होगा। तो मेरी प्रिपरेशन ऐसे ही चलती रही। फाइनली आ गया नीट का डे। नीट के दिन हमारा सेंटर जो लगा था वो मेरठ लगा था, तो मुझे अपने पेरेंट्स के साथ सुबह सुबह मेरठ जाना था। तो हम जल्दी से मेरठ पहुंच गए। लगभग 12 बजे का स्लॉट मेरा था एंट्री का। तो मैं अपने पेरेंट्स को बाय बोल के अंदर एंटर की एंड क्लासरूम में लगभग मैं 1 घंटा पहले बैठ गई थी।
जब तुम क्लासरूम में खाली बैठे हुए होते हो तो तुम्हें थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन फील होता है कि यार अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम्हें वापस से एक ड्रॉप लेना पड़ेगा, एंड टू बी अ ड्रॉप ईयर बहुत डिफिकल्ट होता है। तुम्हारे कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होता, तुम्हारा कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं होता लोगों से, ऊपर से जितने भी तुम्हारे सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स होते हैं उनकी आंखें सिर्फ तुम पे होती है, क्योंकि वो तो सिर्फ ताने मारने के लिए बैठे होते हैं कि तुम्हारा नहीं हुआ तो वो रेडी है बोलने के लिए। तो यही सब चीजें जैसे मैं बैठ के वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में सोच रही थी, 2 बज जाते हैं, बेल रिंग होती है, हमें हमारा क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर में मैंने फिजिक्स सेक्शन से सॉल्व करना चालू किया। जैसे ही मैंने फिजिक्स सेक्शन से सॉल्व करना चालू किया, मुझे फिजिक्स का पहला ही क्वेश्चन नहीं आता था। अब इस सिचुएशन में तुम पैनिक ही करोगे ऑब्वियसली। जैसे ही मैं सेकंड क्वेश्चन पे जंप करी तो मैं इतना ज्यादा पैनिक कर चुकी थी कि सेकंड क्वेश्चन में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या कंसेप्ट लगाना है, क्या फॉर्मूला लगाना है। देन मैंने 2 मिनट का पॉज लिया एंड मैं बायोलॉजी सेक्शन पे जंप करी। बायोलॉजी सेक्शन मेरा लगभग 40-50 मिनट में खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री सॉल्व किया एंड देन मैं फिजिक्स पे आई। अब फिजिक्स के मैं 20th क्वेश्चन पे हूँ और बेल रिंग होती है कि सिर्फ तुम्हारे पास 10 मिनट बाकी है। अब 10 मिनट और मेरे पास फिजिक्स के 30 क्वेश्चन और मेरे को ओएमआर भी भरनी है। तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल जोन आउट फील हो गई थी कि यार मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी है और मेरा आधे से ज्यादा फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर बाकी है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगी कि जब मैंने नीट 2021 का पेपर दिया तो एनटीए ने क्वेश्चंस को 180 से बढ़ा के 200 कर दिया था, लेकिन टाइम को सिर्फ 3 घंटे रखा था। तो मेरे को थोड़ी दिक्कत टाइम मैनेजमेंट में हुई एंड उस टाइम पे मेरे को इतनी ज्यादा एंजाइटी हुई कि तुम्हें आता हुआ पेपर है लेकिन तुम्हारे पास टाइम की कमी है, टाइम की बाउंडेशन है, तो तुम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। लेकिन फिर वहां पे मैंने एक स्मार्ट अप्रोच लगाई कि मैं अपने जितने भी मैंने क्वेश्चन किए हैं एटलीस्ट मैं उनकी ओएमआर भर दूं पहले। तो 5 मिनट में जल्दी से मैंने अपनी ओएमआर भरी। उसके बाद जो लिमिटेड 5 या फिर 10 मिनट का टाइम बचा था उसमें मैंने 1 या 2 फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो लगभग मेरे 25-30 फिजिक्स के क्वेश्चन बच गए थे जो मैंने टच भी नहीं किए थे। अब मैं बाहर निकलती हूँ, जैसे ही हम बाहर निकलते हैं हम सबके पेरेंट्स खड़े हुए होते हैं, हमारा वेट कर रहे होते हैं। उनके उनके चेहरे पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि यार तुम्हारा पेपर कैसा गया। सामने मैंने अपने पापा को देखा एंड मेरी बिल्कुल रोने वाली कंडीशन हो रखी थी कि मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि मेरा पेपर छूट गया, आता हुआ पेपर मेरा छूट गया है। तो फिर मैंने उनको ये चीज बताई कि पापा मुझे पेपर आता था लेकिन मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो इसलिए मेरा पेपर छूट गया। तो उस टाइम पे जो बच्चों को सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, मेरे को मेरी फैमिली से वही सपोर्ट मिला। माय फादर टोल्ड मी दैट कोई बात नहीं बेटा, इस बार नहीं हुआ तो हम अगली बार ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उनको डिमोटिवेट फील कराते हैं कि तेरे ऊपर तो हमने इतना पैसा बर्बाद कर दिया, इतना टाइम दे दिया तेरे को और फिर भी तेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया। फिर हम घर पे गए, हमने घर पे जाके अपना स्कोर कैलकुलेट किया तो मेरा स्कोर 576 था। मतलब अगर मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो मुझे 2-3 क्वेश्चंस और सॉल्व करने थे। 2-3 क्वेश्चंस यानी 15 से 20 नंबर। अगर मैं अपना 600 के अराउंड स्कोर लेके आती तो मेरे को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता। तो मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हमारी बच्ची कर सकती है। अगर ये घर बैठ के विदाउट एनी रिसोर्सेज 576 मार्क्स लेके आ सकती है तो ये अगले अटेम्प्ट में 600 से ऊपर भी लेके आएगी। एंड मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम पे मुझे रोते हुए चुप किया, मेरे को मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, लोगों का काम तो कहना होता है, लोग कहेंगे कुछ भी ताने देंगे, तुझे सिर्फ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है एंड तुझे एक नेक्स्ट जॉब की तैयारी करनी है। वहीं पे मेरे कुछ रिलेटिव्स थे जो कि मुझे आइडियाज दे रहे थे कि तू इस बार कंप्लीट ड्रॉप मत ले, तू ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ले, साथ ही में अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर ले या फिर कोई बीएएमएस बीडीएस में एडमिशन ले ले। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि तुझे करनी तो सिर्फ एमबीबीएस ही है बिकॉज यू आर केपेबल इनफ टू डू दिस। उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है मेरे सेकेंड ड्रॉप ईयर की। 2-3 दिन मुझे लग गए इस सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए कि मेरा रिजल्ट ही आया है। जैसे ही मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली थी तब मेरे को हो गया डेंगू एंड उस टाइम पे मेरा प्लेटलेट लेवल बहुत लो हो गया था, तो इस कारण मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था। इतने में ही मेरा रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट में मेरी रैंक आती है 576 मार्क्स पे 30,000। तो मेरे पेरेंट्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया एंड इस करके उन्होंने मेरा एडमिशन आकाश जनकपुरी में करा दिया। तो मैं अपने घर से दिल्ली चली गई। दिल्ली जाने का मतलब, मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और दिल्ली का मतलब तुम्हें एक नया माहौल मिलता है। वहां पे मैंने अपना एक पीजी लिया और मैं पीजी में रहकर पढ़ रही थी। हर दिन मैं कोचिंग जाती थी, कोचिंग के बाद आती थी, फिर अपनी बुक्स रीड करती थी, अपने मॉड्यूल सॉल्व करती थी। मतलब पूरी प्रिपरेशन मेरी बिल्कुल स्मूथ जा रही थी। कोचिंग में जितने टेस्ट होते थे, AIATS में जो आकाश में टेस्ट होते हैं उसमें मेरा स्कोर एक टेस्ट में 650 भी आया है। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि इस बार तो मैं एक बहुत टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज निकाल के रहूंगी। लेकिन जैसे जैसे नीट करीब आता रहा, तुम सेकंड ड्रॉपर हो, तुम्हारे ऑलरेडी 2 साल ड्रॉप हो चुका है, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इतना पैसा लगा के घर से दूर भेजा है, तो कहीं ना कहीं अगर तुम्हारी फैमिली ना भी बोले, तुम्हारे पास एक प्रेशर, एक
तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं फैमिली की, रिलेटिव्स की, कि तुम इस बार घर पे अगर जाओगे तो डॉक्टर बन के ही जाओगे। तो मेरे ऊपर भी वो एक्सपेक्टेशंस मेरी फैमिली की थी। तो जैसे जैसे मार्च और अप्रैल का मंथ आता गया, उस टाइम पे आई स्टार्टेड सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। मेरे टेस्ट में स्कोर बहुत डिक्लाइन होने लग गया। जितना मेरे फर्स्ट ड्रॉप में मेरा स्कोर आता था घर पे बैठ के 500 550, मेरा इस बार भी उतना ही स्कोर स्टक हो गया। तो मैं ये एनालाइज नहीं कर पाई कि मेरा स्कोर इम्प्रूव क्यों नहीं हो पा रहा है। उस टाइम पे देन वन फाइन डे मैं जस्ट बैठी हुई थी एंड मैं अपनी लाइक यूनिवर्सिटीज के फॉर्म रिलीज हुए थे, एमआईटी यूनिवर्सिटी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मैंने रैंडमली वो फॉर्म फिल कर दिए, जो भी मेरे पेरेंट्स मुझे पॉकेट मनी देते हैं मैंने वो उसमें लगा दी। देन मेरे एक दिन घर पे मेरे टेस्ट का स्कोर मैसेज हो गया कि मेरे टेस्ट में 505 नंबर आए हैं 720 में से। तो मेरे पापा मेरे को कॉल करते हैं, मेरे को पूछते हैं, इनिशियली डांटते हैं कि जब तुझे इतनी दूर भेजा है, इस बार तो तेरे नीट में 576 मार्क्स आए थे, तो तू इतना ज्यादा डिक्लाइन कैसे कर गई है। उन्हें लगा कि मैं थोड़ी गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ या फिर मेरे मेरी संगति गलत हो गई है दिल्ली में जाके। बट देन मैंने उन्हें बताया कि पापा मेरे साथ ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है कि मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ मेरा माइंड ओवर थिंक करने लगता है एंड मैं प्री ऑक्यूपाइड होती हूँ कुछ थॉट से, कि मतलब मैं सोचने लग जाती हूँ कि मेरा नहीं हुआ तो क्या, मैं आप लोगों को कैसे फेस करूंगी, मैं अपने सब दोस्तों को कैसे फेस करूंगी। सेकंड ड्रॉप ईयर यानी तुम्हारे जितने भी तुम्हारा फ्रेंड सर्कल में दोस्त हैं वो सब ग्रेजुएशन के सेकंड थर्ड ईयर में होते हैं। और उस टाइम पे मैं सिर्फ एक 12th पास स्टूडेंट थी। लेकिन उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इतना मोटिवेट किया कि नहीं तू कर लेगी, कोई बात नहीं, हमें मॉक टेस्ट में स्कोर चाहिए ही नहीं, हमें स्कोर चाहिए सिर्फ नीट के एग्जाम में। तो उस चीज को मैंने एज अ मोटिवेशन फैक्टर यूज किया एंड मैंने जस्ट नीट के एक महीना पहले अपनी तैयारी अपना रिविजन जो है स्टार्ट किया। मैं हर दिन एक मॉक टेस्ट देती थी, लेकिन बीच बीच में कभी कभी क्या होता था कि मेरा ऐसे मूड ऑफ हो गया या फिर एंजाइटी हो गई। तो देन मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अब वो मुझे हॉस्टल या फिर पीजी में नहीं छोड़ेंगे, अब वो मेरे को घर लेके जाएंगे। तो नीट से लगभग 2 हफ्ते पहले मैं अपने घर पे चली गई थी। घर पे जाने का मतलब कि तुम्हारे पास पेरेंट्स का सपोर्ट, पेरेंट्स तुम्हें मोटिवेट करेंगे, तुम इतना ज्यादा ओवरथिंक नहीं करोगे क्योंकि पूरा टाइम तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे आसपास होते हैं, तुम्हें एक पढ़ाई का अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अपना पूरा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का 15 दिनों में रिवाइज किया एंड मैं हर रोज एक मॉक टेस्ट देती थी। मॉक टेस्ट मैंने सिर्फ दिया ही नहीं, मैंने इस बार कोशिश करी कि मैं एक अपनी मिस्टेक नोटबुक बनाऊं एंड मैंने अपनी सारी जितनी भी मेरी गलतियां होती थी मैंने वो उसमें नोट डाउन करी। धीरे धीरे मेरा मॉक टेस्ट में इम्प्रूव हुआ। जस्ट नीट से एक दिन पहले जो मैंने अपना मॉक टेस्ट दिया था उसमें मेरा स्कोर 592 आया था। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि इस बार मेरा स्कोर अराउंड 600 के लगभग आ जाएगा। तो मैं और मेरी मम्मी नीट का एग्जाम देने जाने वाले थे क्योंकि मेरे पापा को थोड़े एंजाइटी इश्यूज हैं, तो वो शायद वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर पाते, इसलिए माय मॉम डिसाइडेड टू गो विद मी। तो रात में नीट से पहले मैंने सोने की बहुत कोशिश करी, लगभग 2-3 बजे तक तो मुझे नींद ही नहीं आई। उसके बाद मैं सोने लगी तो फिर सुबह 6 बजे मेरी खुद ही आंख खुल जाती है और मैंने सोचा कि लगभग मैं अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के थोड़े बहुत अपनी मिस्टेक नोटबुक से अपने फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेती हूँ। जैसे ही मैं फॉर्मूला रिवाइज करने लगी मुझे कुछ रिकॉल नहीं हो रहा था। तो फिर मेरी मम्मी ने बोला कि तूने पढ़ा है सब कुछ, इट्स जस्ट कि तू अभी एग्जाम की प्रिपरेशन, एग्जाम की टेंशन ले रही है, इसलिए तू अपनी नोटबुक बंद कर, नहा ले और फिर हम सेंटर के लिए चलते हैं। तो फिर मैं दही चीनी खा के सेंटर के लिए चली गई। सेंटर मेरा दिल्ली में आया था इस बार क्योंकि वो मेरे घर से थोड़ा पास है, तो लगभग हमें 2-2.5 घंटे दिल्ली पहुंचने में लगे। हम सेंटर पे करीबन 9-10 बजे पहुंच गए थे। तो जैसे ही मैं सेंटर पे जैसे ही मैं अंदर एंट्री करती हूँ तो वहां पे मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे। जब तुम इतने सारे बच्चे देखते हो तो तुम्हें थोड़ा सा तुम नर्वस और पैनिक फील कर जाते हो, लेकिन तब मेरे दिमाग में सिर्फ मेरी मम्मी की एक ही बात घूम रही थी कि तू अपनी प्रिपरेशन पे, अपने पेरेंट्स की मेहनत पे विश्वास रखना और इस बार तूने इतनी मेहनत करी है कि तू कर लेगी। तो फिर मैं अंदर से एग्जामिनेशन का हमें पेपर मिलता है, तो जैसे मैं पेपर को देखती हूँ ना तो मुझे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये पेपर तो सब कुछ पढ़ा हुआ है। और तब बस मुझे एक ही चीज का रिग्रेट होता है कि आयुषी, अगर तू उस टाइम पे डिप्रेशन और ये सब ओवर थिंकिंग ना करती तो काश तेरा एग्जाम आज थोड़ा अच्छा हो जाता। लेकिन फिर मैंने इस बार फिजिक्स से नहीं बायोलॉजी से अपना पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया। मैंने बायो सॉल्व किया, उसके बाद केमिस्ट्री सॉल्व किया, फिजिक्स सॉल्व किया। तो लगभग मुझे लग रहा था कि मेरे 620-630 के अराउंड मार्क्स बन जाएंगे। फिर हम घर पे गए, मैंने अपना स्कोर कैलकुलेट किया एंड डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो मैंने आंसर की देखी थी उससे मेरा स्कोर 600 से 608 के बीच बन रहा था। तो मतलब मेरा स्कोर थोड़ा सा बॉर्डर लाइन था, लेकिन मुझे ये था कि चलो ठीक है, कॉलेज मिल जाएगा। बट मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा इस चीज को लेकर के परेशान हो गए क्योंकि वो मेरे से थोड़ा सा एक हाई एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे। वो एटलीस्ट मुझसे 620-630 का स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन फिर काउंसलिंग स्टार्ट होती है एंड इस बार फिर से मुझे कंसेक्यूटिव ईयर में डेंगू हो जाता है।
तो मैं अपनी AIQ फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग नहीं करवा पाती हूँ। तो मैंने AIQ राउंड 2 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। वहां पे जो क्लोजिंग रैंक थी दैट वाज अराउंड 20,000 समथिंग एंड मेरी जो रैंक थी दैट वाज 20,689। तो लगभग बहुत थोड़े मार्क्स से मेरा सिलेक्शन होते हुए रुक गया। वहीं पे जो यूपी के राउंड की काउंसलिंग हुई थी, यूपी की कट ऑफ जैसे कि आप सबको पता है थोड़ी हायर लेवल पे होती है, तो मुझे यूपी में भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। तो अब सिर्फ मेरा वेट था मॉपअप राउंड का। बट मेरे पेरेंट्स ने इस बार भी ये डिसाइड किया था कि मुझे वो इतनी दूर अगर मेरे को कॉलेज मिलेगा साउथ में तो वो मेरे को नहीं भेजेंगे, मुझे इस बार वापस से ड्रॉप की तैयारी करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा वो मोमेंटम, मेरा पेस नहीं बन पा रहा था, तो इसलिए मैं अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रही थी और मैं सिर्फ अपनी काउंसलिंग का वेट कर रही थी। तो जैसे जैसे टाइम जाता गया हमारा मॉपअप राउंड करीब आता गया। मॉपअप राउंड का रिजल्ट 7 दिसंबर 2022 को आने वाला था। मैं अपनी मम्मी के साथ सो रही थी, तो मैंने बीच में उठ के चेक किया तो नोटिफिकेशन आया था कि तुम्हारा रिजल्ट शाम के 4 या 5 बजे आएगा। तो मैं वापस से सो गई। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा एक ड्रीम आया, सपना आया, आप कहे तो इट्स अ मिरेकल और व्हाट, मैं भगवान पे बहुत विश्वास रखती हूँ। तो मेरे सपने में आया कि मुझे अपना फोन आयुषी चेक कर और तेरे फोन पे ऐसे मतलब नोटिफिकेशन आएगा कि तुझे मेडिकल कॉलेज मिल गया है। और जैसे ही मैंने अपना फोन खोला तो उस पे MCC की मॉपअप राउंड की लिस्ट थी एंड मैंने अपना जैसे ही रोल नंबर देखा तो उस पे मेरे को लिखा हुआ था कि कारवर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कर्नाटका अलॉटेड जनरल कैटेगरी। आई वॉज ऑन क्लाउड 9। मतलब मेरी लाइफ में मैंने बहुत अचीवमेंट्स हासिल करी है। मैं यूट्यूब भी कर रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम भी कर रही हूँ, उसके बाद मैंने छोटी छोटी मैं खुद कमा भी रही हूँ अभी अपनी। मैं घर से कोई पॉकेट मनी नहीं खरीद लेती हूँ, बट वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। उस टाइम पे मुझे अपने पेरेंट्स का, जो मेरे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया है, उस टाइम पे मुझे ये फील हुआ कि अब मेरे मम्मी पापा प्राउडली बोल पाएंगे कि हमारी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है। तो मैंने बाहर जाके जल्दी से अपने पापा को फोन किया। जैसे ही मैंने अपने पापा को फोन किया तो मेरे वर्ड्स थे कि पापा मेरा एडमिशन हो गया है, अब मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ और मैंने आपके सपने पूरे कर दिए हैं। तब मेरे पापा की आंखों में सिर्फ आंसू थे। तो मेरे पापा ने मेरी बुआ और सारे रिलेटिव्स को फोन करके बताया कि फाइनली मेरा एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है। देन मेरी बुआ ने जब मुझे कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरे पापा बहुत तेज तेज रो रहे हैं। एंड तो तब मैंने देखा कि खुशी एक्चुअल में होती क्या है। जो हम अपनी लाइफ में छोटी छोटी खुशी अचीव करते हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है। जब आपका बच्चा कामयाब होता है और आपने इतना उस पे 12 साल जो स्ट्रगल किया है अब बचपन से लेकर के अब तक, वो स्ट्रगल जब पेरेंट्स अपने बच्चे के थ्रू उसकी सक्सेस मिल जाती है उसको, तो जब वो देखते हैं तो उन्हें बहुत प्राउड फील होता है। अब बारी आती है कि मेरे को कॉलेज कहाँ मिला। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। अब मेरा कॉलेज कर्नाटका में है, तो लगभग मेरे घर से 2000 किलोमीटर की दूरी। गांव के लोगों की सोच वैसे ही थोड़ी नैरो माइंडेड होती है, वो लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजते और मेरे को तो नॉर्थ से साउथ पढ़ने भेजना था। तो मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे उनका ट्रस्ट डगमगाया, लेकिन फिर मेरी मम्मी ने मेरे पापा को समझाया कि कोई बात नहीं, हमें बच्चों को जब अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमें उन्हें बाहर भेजना पड़ेगा, हमें उन्हें एक्सपोजर देना पड़ेगा। हमने इतनी मेहनत की उनको कामयाब करने के लिए, तो अब अगर उसका एडमिशन हुआ है तो हमें उसको भेजना चाहिए। देन उस टाइम पे मेरे पापा की सर्जरी हुई थी, तो फिर मेरे पापा एडमिशन कराने नहीं जा पाए, मैं और मम्मी एडमिशन कराने गए। तो जब मैंने पहली बार कॉलेज देखा तो मतलब मैंने अपने पेरेंट्स का पूरा स्ट्रगल रिवाइंड किया और मेरे को इतनी खुशी हुई। व्हाइट कोट सेरेमनी मेरी हुई, तो मैंने अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल करके जब अपना व्हाइट कोट पहन के दिखाया तो मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन मेरे स्ट्रगल्स यहीं पे एंड नहीं होते हैं। नॉर्थ में जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, मैं कर्नाटका जैसी एक अलग ही जगह पे चली गई जहाँ पे मैं किसी को जानती नहीं हूँ, कि मेरे को लैंग्वेज नहीं आती है, खाना अलग है, सब चीजें अलग है। लेकिन फिर भी मैंने सोच लिया था कि लोग तो बाहर अब्रॉड में MBBS करने जाते, तो मेरे को तो फिर कॉलेज मेरे घर से 2-3 घंटे की डिस्टेंस पे अगर तुम फ्लाइट से जाओ तो मिला है। तो तब मैं डिटरमाइन हो गई थी कि मुझे अब यहाँ से डॉक्टर बन के ही निकलना है, और मैंने अपने फेलियर्स को अपने सक्सेस में बदला। देन फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज्यादा होम सिकनेस और ऐसे डिप्रेसिव वाले थॉट्स आने लगे। उस टाइम पे मैंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कि ताकि मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो, और जो भी मेरे को टाइम मिलता था मैं अपने यूट्यूब को देती थी। तो यूट्यूब के साथ साथ मेरा यूट्यूब थोड़ा ग्रो होता गया, मेरे को लोग थोड़ा जानने लग गए। जब लोग मेरे को मैसेज करते थे कि दीदी हमें बता दो हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, तो उस टाइम पे मैं सिर्फ यही सोचती थी कि काश मेरे पास भी नीट के टाइम पे एक मेंटर होता, तो काश शायद मेरा नीट एक फर्स्ट ड्रॉप में क्लियर हो जाता। तो अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी बच्चे मेरे को मैसेजेस करते हैं तो मैं उनका सबका रिप्लाई दूं। तो ऐसे ही मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए एंड मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया। फर्स्ट ईयर MBBS में मैंने फर्स्ट पास से पास किया।
तो फिर मेरे पेरेंट्स को भी थोड़ा मुझ पे ट्रस्ट हुआ कि हाँ, हमारी बच्ची घर से इतना दूर है और वो इतनी अच्छी चीजें कर रही हैं। देन नवंबर दिसंबर लाइक 2023 से मैंने अपने घर से पॉकेट मनी लेना बंद कर दिया। तब एक टाइम था कि मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फील कर रही थी, और जो सपना मेरी मम्मी ने मेरे लिए देखा था कि मेरी बेटी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तो वो मैंने सपना अपनी मम्मी का पूरा किया। धीरे धीरे मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया और आज मैं महीने के लगभग नहीं तो 40 से 50 हजार इनकम कर रही हूँ। तो ये साइन है उन सब लड़कियों के लिए जिनको रिसोर्सेज नहीं मिले हैं, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऊंचाइयां हासिल करी हैं। तो मैं सब पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगी कि अपनी लड़कियों को अच्छी एजुकेशन दे, उनको फ्रीडम दे, एटलीस्ट उन्हें एक बार ट्रस्ट करके देखे, वो आपको लड़कों से भी ज्यादा प्राउड फील करवाएंगी। तो यहाँ पे मुझे पता है जब तक मेरा जोश टॉक लाइव होगा, नीट में सिर्फ लगभग 1 महीना बाकी होगा। तो मैं यहाँ पे तुम्हें ऐसी 3 टिप्स देना चाहूंगी नीट के एग्जाम से पहले, जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। सबसे पहला तो एग्जाम के लास्ट महीने में बिल्कुल डिप्रेशन एंजाइटी मत फील करना। अगर तुम थोड़ा सा अपने घर से दूर पढ़ते हो तो प्लीज कोशिश करो कि तुम अपने घर पे जाओ और अपने पेरेंट्स के साथ अपनी लास्ट मंथ की प्रिपरेशन को करो, क्योंकि उस टाइम पे हम पेरेंट्स को अपने मॉक टेस्ट का स्कोर बताते नहीं है एंड हम खुद ही में बहुत लोनली फील करते रहते हैं। सेकेंड टिप ये है कि हम चाहते हैं कि हम मॉक टेस्ट दें, बट हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम मॉक टेस्ट को सॉल्व कैसे करें। तो मॉक टेस्ट को तुम्हें हर दिन एक मॉक टेस्ट जरूर से देना है और उसका तुम्हें एनालिसिस भी करना है। तुम्हें अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है, उसमें तुम्हें अपनी सारी की सारी गलतियां लिखनी है। मेरी थर्ड टिप ये है कि जब तुम नीट में जाओ तो तुम नीट के दिन थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट लेके जाओ, और नीट वाले दिन जब तुम अपना क्वेश्चन पेपर रीड करो तो प्लीज क्वेश्चन पेपर रीडिंग में गलती मत करना। तो ये थी मेरी नीट की जर्नी की एक छोटी सी कहानी। आई होप तुम्हें मेरे स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक गाँव की लड़की, एक किसान की बेटी जब एक मेडिकल कॉलेज में जाती है, यूट्यूब करती है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनती है, तो यार फिर तुम भी कर सकते हो। मेरे पास तो रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, पेरेंट्स भी उनके एजुकेटेड होते हैं, फिर भी वो नीट नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है कि नीट के लिए तुम्हें एक टॉपर होना या फिर तुम्हारे पास पैसों का होना बहुत जरूरी है। आजकल तुम यूट्यूब खोलोगे, तुम्हें इतने अफोर्डेबल बैचेस मिल जाएंगे जिनको पढ़ के या फिर जिनके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके तुम एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकते हो। तो यही है मेरी छोटी सी एक जर्नी। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स, एंड आई नो कि तुम नीट में बिल्कुल धमाल मचा के आओगे। तो तुम्हें अभी किसी के तानों से कोई क्या बोल रहा है उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो लोगों ने तुम्हारा स्ट्रगल नहीं देखा है। तुम अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल पे बिलीव रखो एंड जरूर से तुम्हारा नीट क्लियर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।